नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राजनीतिक लोगों के बारे में जब भी सोचता हूं तो कुछ मुहावरे, लोकोक्तियां, कुछ मिसालें अपने आप बरबस ही ज़बान पर आ जाती हैं। उनमें से एक है, हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। तो अगर आपके पास ऐसे दोस्त हों जो आपके खिलाफ ही काम करने में लगे हों और इसका आभास देते हुए कि वो आपके पक्ष में काम कर रहे हैं, फिर आपको दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। मैं आज फिर से बात करने जा रहा हूँ बिहार की। बिहार में नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, तेजस्वी यादव और सुधाकर सिंह को कैसे भूल सकते हैं। सुधाकर सिंह जो बोल रहे हैं, कुल मिलाकर बिहार में स्थिति ये बन रही है कि लग रहा है कि नीतीश कुमार को अब आटे दाल का भाव पता चलने लगा है। वो इस बुरी तरह से फंस गए हैं इस गठबंधन में कि इससे निकलने का कोई रास्ता उनको सूझ नहीं रहा है। निकलकर जहाँ जा सकते हैं वहाँ दरवाजे बंद हैं। लेकिन राजनीति में कुछ भी पक्के तौर पर, अंतिम तौर पर नहीं कहा जा सकता है। तो इसलिए जो हुआ है पहले उसकी बात कर लें। हुआ ये है कि सुधाकर सिंह जो आरजेडी के विधायक हैं, कुछ समय पहले तक जो है मंत्री थे इसी सरकार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में, मंत्रिमंडल में अपने विभाग में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, नीतीश कुमार पर सवाल उठाए और उनको मंत्रिमंडल से नीतीश कुमार की शिकायत पर बाहर कर दिया गया। इस बात का ध्यान दीजिए कि नीतीश कुमार की शिकायत पर, ऐतराज़ पर उनको मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया। सुधाकर सिंह बेटे हैं जगदानंद सिंह के, जो बिहार आरजेडी के अध्यक्ष हैं, लालू प्रसाद यादव के खास हैं और परिवार से बाहर सबसे वरिष्ठ नेता हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि किन लोगों की बात हो रही है। अब उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार शिखंडी हैं और कहा कि ये नाइट गार्ड हैं, 2 महीने के लिए मुख्यमंत्री हैं। अब उनकी जानकारी का आधार क्या है, सूचना का स्रोत क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं तो आरजेडी में ज़रूर कुछ चल रहा होगा जिसके आधार पर कह रहे हैं। और उनके जो आरोप हैं नीतीश कुमार को लेकर, उस पर प्रतिक्रिया किसकी आई है? उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट किया, बल्कि एक साथ 4 ट्वीट किए, और ट्वीट किया तेजस्वी यादव को संबोधित करते हुए कि आप अपने माननीय विधायक की भाषा पर को ध्यान से सुने और देखें। सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा की बहुत अहमियत होती है। वो उस व्यक्ति को शिखंडी कह रहे हैं जिसने बिहार को उस खौफनाक दौर से बाहर निकाला। कौन सा खौफनाक दौर? जिसके बारे में बात करने से पहले लोग दाएं बाएं झांकते थे। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये उपेंद्र कुशवाहा के शब्द हैं। और वो जिक्र किस बात का कर रहे हैं? नाम नहीं लिया किसी का। वो तेजस्वी यादव के माता पिता के राज का ही जिक्र कर रहे हैं। तो गठबंधन में आरजेडी के साथ हैं, आरजेडी की कृपा से मुख्यमंत्री हैं। आरजेडी की संख्या जो, और उनके जो सहयोगी दल है, उनकी संख्या इतनी है कि अगर वो 4-6 जेडीयू के विधायक तोड़ लें तो अपनी सरकार बन सकती। इस परिस्थिति में अगर उपेंद्र कुशवाहा ये बोल सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा क्या है? जेडीयू में नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं। पार्टी रीजनल है और नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं। मतलब उनको एडजस्ट किया गया है कि कुछ मिला रहे, जिससे ज़्यादा बोले नहीं, कोई असंतोष न होने पाए। अब आप देखिए, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से युवा हैं, पिछड़े नेता हैं और कुशवाहा समाज से आते हैं, जिनकी संख्या नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, उससे बहुत ज़्यादा है बिहार में। नीतीश कुमार को हमेशा ये डर रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को ज़्यादा भाव दिया, ज़्यादा बढ़ाया तो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा कितने दिन उनके साथ रहेंगे मालूम नहीं है। रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये भी मालूम नहीं है। लेकिन उनके जो तेवर हैं इस समय, जिस तरह से वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार को, दरअसल वो नीतीश कुमार को कमज़ोर कर रहे हैं। अगर आरजेडी में रहते हुए, मतलब वैसा ही है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर, यानी आरजेडी में रहकर, आरजेडी की कृपा से सत्ता में रहकर आप आरजेडी को ही गाली दे रहे हैं, जंगल राज की याद दिला रहे हैं।
तो इससे अब इसका असर क्या होगा तेजस्वी यादव पर, लालू प्रसाद यादव पर, राबड़ी देवी पर और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों पर, आरजेडी के नेताओं पर, इसका अंदाज़ा आप सहज रूप से लगा सकते हैं। दरअसल जेडीयू में बहुत कुछ हो रहा है। जेडीयू में जो सांसद हैं उनके इस समय 16 सांसद हैं, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, और 16 सांसदों को पता है कि 2019 में जो चुनाव जीते लोकसभा का, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनकी कृपा के बल पर जीते। उनको मालूम है कि उनमें से कोई भी अकेले चुनाव जीतने की हैसियत नहीं रखता और ये गठबंधन उन्हें चुनाव जिता सकता है, इसका भी पूरा भरोसा नहीं है उनको। ख़ास तौर से कुढ़नी का जो असेंबली बाई इलेक्शन का नतीजा आया, उसके बाद से एक शंका मन में उभर आई है कि क्या गठबंधन के जो साथी दल हैं वो एक दूसरे को वोट ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि अर्थमेटिक के हिसाब से तो दिखता है कि ये गठबंधन अजय है। ये सब पार्टियां, इनका जो जनाधार है सब मिल जाए तो जो भी इनका कैंडिडेट होगा जीतेगा, लेकिन ऐसा राजनीति में होता नहीं है। ये अर्थमेटिक इस तरह से जुड़ती नहीं। ये तभी जुड़ता है जब अलग अलग घटक दलों के नेता अपना वोट ट्रांसफ़र करा सकें अपने साथी दल के उम्मीदवार को। और कुढ़नी में हमने देखा कि आरजेडी ने या तो जानबूझकर नहीं कराया या हुआ नहीं, जो भी हो नतीजा ये हुआ कि जेडीयू का कैंडिडेट हार गया। यहाँ से आरजेडी का विधायक था, आरजेडी ने सीट जेडीयू को दे दी, मुझे लगता है शायद टेस्ट करने के लिए कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता कितनी है। तो नीतीश कुमार की बिहार में लोकप्रियता दिन पर दिन घट रही है। आज से उन्होंने एक नई यात्रा शुरू की है। उधर प्रशांत किशोर ने धमकी दी है, उनके अभियान को लेकर जो पदयात्रा उनकी चल रही है उसके बारे में पूछा गया कि फंडिंग कहाँ से आती है। ये सवाल जेडीयू आरजेडी से उठाया जाता रहा है। उन्होंने कहा उन्होंने 6 पार्टियों के लिए काम किया जिनकी सरकारें हैं आज, उनसे फंडिंग मिलती है। ज़रा जेडीयू और आरजेडी बताएं। उन्होंने कहा मैं मुंह खोल दूंगा तो ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, मुझे मालूम है इनको पैसा कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है। तो अब ये एक नया आयाम जो है बिहार की राजनीति में आया है। और नीतीश कुमार इस यात्रा पर निकले हैं इस उम्मीद में कि उनका जो खोया हुआ जनसमर्थन है या लगातार गिरता हुआ उनका जो जनसमर्थन है वो रुक जाएगा, वो गिरावट रुक जाएगी। वहाँ से ताकत लेकर आएंगे तो आरजेडी से बराबरी से बात कर सकेंगे, लेकिन वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं उनकी यात्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो कुछ जेडीयू आरजेडी के बीच में चल रहा है। तो ये जो पहले उसकी बात कर लें सांसदों, इन सांसदों के मन में ये शंका घर कर गई है कि महागठबंधन में रहकर वो शायद जीत ना पाएँ। तो 2024 के चुनाव से पहले इनमें से अगर कई लोग या अधिकतर पार्टी छोड़कर बीजेपी की ओर चले जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं है। ये निर्भर करेगा कि बीजेपी का जो कोएलिशन है वो कैसा बनता है, कौन कौन से छोटे दल उसके साथ आते हैं, उनका सामाजिक आधार क्या है। इन सब बातों पर निर्भर करेगा कि ये जेडीयू में संसदीय दल में यानी लोकसभा के सदस्यों में कोई टूट होगी या नहीं। उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि ऐसी बयानबाजी पर जितनी जल्दी रोक लगे उतना अच्छा होगा आपके लिए भी और गठबंधन के लिए भी। यानी तेजस्वी यादव और गठबंधन दोनों को धमकी दे रहे हैं कि अगर ऐसी बयानबाजी न रुकी तो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा, गठबंधन के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो गठबंधन तोड़ने की धमकी देने की स्थिति में इस समय सिर्फ तेजस्वी यादव है। नीतीश कुमार की न तो ये क्षमता है, न हैसियत है, न ये छवि रह गई है उनकी कि वो गठबंधन फिर से तोड़ सकें और कुछ नया बना सकें। तो नया के नाम पर क्या होगा, वो फिर बीजेपी की ओर लौटने की कोशिश कर सकते हैं। इसकी चर्चा जेडीयू में होने लगी है और जेडीयू में इसकी चर्चा होने लगी है कि नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी की ओर जा सकते हैं। यही अपने आप में बड़ा आश्चर्य की बात है कि कुछ महीने हुए गठबंधन में आए, नीतीश कुमार को समझ में आ रहा है सुधाकर सिंह पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, उनसे बहुत छोटे स्तर का नेता अगर बीजेपी का कोई बीजेपी के साथ जब वो गठबंधन में थे उनके खिलाफ बोला होता तो अभी तक नीतीश कुमार ने हंगामा कर दिया होता, उस नेता को शायद पार्टी से निकाल दिया गया होता। उसके एवज में नीतीश कुमार बहुत सी और कंसेशन ले लेते बीजेपी से, बीजेपी पर लगातार दबाव बनाते
बीजेपी को डिफेंसिव करते, लेकिन आरजेडी में रहते हुए इस सब की हिम्मत नहीं है। उनसे जब पूछा गया इसके बारे में तो उन्होंने कहा ये आरजेडी का मामला है, आरजेडी को देखना है। और आरजेडी जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और तेजस्वी यादव जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनमें से कोई एक शब्द सुधाकर सिंह के इस बयान पर नहीं बोला है। इस बात को ध्यान से देखिए, समझिए, इसका अर्थ समझिए। नीतीश कुमार के बारे में ऐसी टिप्पणी, उनको नाइट गार्ड कहना, शिखंडी कहना और 2 महीने का मुख्यमंत्री कहना और ये कहना कि इस आदमी का दिल तो बीजेपी के साथ है, ये सब कहने के बावजूद नीतीश कुमार की हिम्मत तो छोड़ दीजिए। तेजस्वी या जगदानंद सिंह ने कुछ भी बोलने की, सुधाकर सिंह को कोई चेतावनी देने की, कोई कारण बताओ नोटिस देने की, कोई और अनौपचारिक रूप से ही पूछताछ की कोई कोशिश नहीं हुई। इसका मतलब आरजेडी का जो पार्टी हाईकमान है वो सुधाकर सिंह ने जो किया है उसके खिलाफ नहीं है, समर्थन में भले ना हो, उन्होंने करवाया भले ना हो, लेकिन जो सुधाकर सिंह ने बोला है उसके खिलाफ नहीं है। ये बड़ा स्पष्ट संकेत है कि गठबंधन में दरार आ गई है। अगर आप इसको भी न मानना चाहें, आपके ऊपर है, मानना चाहें न मानना चाहें, तो दूसरी बात मान लीजिए कि इस गठबंधन के 2 बड़े घटक दलों यानी आरजेडी और जेडीयू में कोई कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं है कि ऐसी परिस्थिति आए तो फिर बातचीत कौन किससे करे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। इस मुद्दे पर बातचीत हुई हो और इसका समाधान निकालने की कोशिश हुई हो कि इस तरह के बयान ना आए, ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ। तो जिस गठबंधन में कम्युनिकेशन नहीं होता वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता। और उससे ज़्यादा राजनीति में मैंने जो पिछले 40 साल में देखा है, मुझे ये समझ में आता है कि जिस गठबंधन में परस्पर विश्वास ना हो वो गठबंधन ज़्यादा लंबा नहीं चलता। और इसका मुझे कोई अपवाद भी नहीं मिला कि परस्पर लगातार अविश्वास की भावना हो और वो दिन पर दिन बढ़ती जाए, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी बढ़ती जाए, एक दूसरे के खिलाफ जो बोलने वाले अलग अलग पार्टियों, दोनों पार्टियों की ओर से हैं, वो लोग कुछ ना बोलें और सहयोगी दल चुप्पी साधे रहें। आखिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, इन सब पार्टियों के हैं। इनमें से कोई मुख्यमंत्री का अपमान हो रहा है, इस पर किसी ने एक शब्द नहीं कहा। और फिर उपेंद्र कुशवाहा जैसे दोस्त हों तो फिर दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। सुधाकर सिंह तो सामने से हमला कर रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो कर रहे हैं उससे नीतीश कुमार की और मिट्टी पलीत कर रहे हैं, उनको और ज़्यादा अपमानित कर रहे हैं और ज़्यादा मुश्किल में डाल रहे हैं। अगर आप इस गठबंधन में रहते हुए तेजस्वी को धमकी देंगे, धमकी वाले स्वर में बोलेंगे, तो उसका नतीजा उपेंद्र कुशवाहा को भी मालूम है, नीतीश कुमार को मालूम है और उनके साथियों को भी मालूम है। तो ये गठबंधन कितने दिन चलेगा पता नहीं, लेकिन ये गठबंधन जिस तरह से चल रहा है, अगर उसको सुधारा न गया तो ये बात निश्चित रूप से आप मान सकते हैं कि ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। कौन तोड़ेगा, कौन पहल करेगा इसकी, ये मालूम नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश कुमार घटी हुई दर पर आए हैं आरजेडी के साथ। नीतीश कुमार का अब वो भाव नहीं रह गया है और उनका भाव लगातार नीचे जा रहा है। तो इसलिए उनके पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है। वो ये भी धमकी अब देने की हालत में नहीं है कि अगर उनके साथ इस तरह से हुआ तो गठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी आत्महत्या की ऐसी कोशिश करेगी, लेकिन राजनीति में कुछ कह नहीं सकते भाई। कोई कुछ भी कर सकता है, कभी भी कोई कदम उठा सकता है। तात्कालिक फ़ायदा देखकर भी उठाए जाते हैं, दीर्घकालिक फ़ायदे की नज़र से भी इस तरह के कदम उठाए जाते हैं जो दीर्घकालिक नतीजे या फ़ायदे कभी मिलते नहीं। नीतीश कुमार को 17 साल, बल्कि उससे ज़्यादा, 96 से लेकर अभी तक जो है 26 साल बीजेपी ने ढोया और फ़ायदा क्या हुआ? नुकसान के अलावा कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। तो इसलिए जो है ये जो सोच होती है कि ये हम बर्दाश्त कर लें, पीछे हट जाएं, ये स्ट्रेटजिक रिट्रीट तभी कामयाब होती है जब आप पीछे आकर आगे हमला करने की तैयारी करें, आप अपनी ताकत बढ़ाएं। अगर आप पीछे ही पीछे हटते जाते हैं तो आप बिहार बीजेपी बन जाते हैं। तो देखिए बिहार में क्या होता है आगे।
आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।